हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का चल रहा था विद्युत धारिता, आज इसका अगला पोर्शन पार्ट 3 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है चालक की धारिता। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी चालक की धारिता किसे कहते हैं? तो यदि हम लोग इसको समझें तो इसमें एक शब्द आ रहा है, वो क्या आ रहा है? धारिता। और धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करना। धारिता का सीधा सा मतलब क्या होता है? धारण करना। मतलब इसकी अगर मान लो मैं डेफिनेशन बोलूं तो चालक क्या धारण करेगा? कोई चालक जो होता है वो चालक क्या ग्रहण कर सकता है? सीधी सी बात है, आप कहोगे सर आवेश। भाई चालक को मैं क्या ग्रहण करवाऊंगा? आवेश ही तो ग्रहण करवाऊंगा ना, कि नहीं? तो परिभाषा क्या बन जाएगी चालक की धारिता की? कि किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता। क्या लिखूं इसको? किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? चालक की धारिता कहलाती है। आवेश ग्रहण करना या आवेश धारण करना, दोनों एक ही बात है। चाहे तो मैं इसको ये बोल दूं आवेश ग्रहण करने की क्षमता, चाहे मैं इसको ये बोल दूं आवेशों के धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता क्या कहलाती है? उस चालक की धारिता कहलाती है। क्लियर है यहां तक? और आगे चले हम लोग एक बात और, कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। मतलब यह है कि यदि किसी चालक के आवेश के मान को मैं बढ़ा दूं तो उस आवेश के बढ़ा देने से विभव का मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि B बराबर होता है क्या? KQ अपॉन R। जब Q बढ़ रहा है तो B बढ़ेगा, और यदि Q कम हो रहा है तो B कम होगा। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि किसी चालक पर जो आवेश की मात्रा होती है, किसी चालक को जितना मैं आवेश देता हूं वो आवेश उसके विभव में परिवर्तन के समानुपाती होता है। मतलब समझ में आ गया कि यदि मैं आवेश का मान बढ़ाऊंगा तो विभव का मान बढ़ेगा, और यदि मैं आवेश का मान कम करूं तो विभव का मान भी कम होगा। भाई अगर यहां से रिलेट नहीं करना चाहते तो आप लोग ने एक परिभाषा और पढ़ी है, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है। होता है कि नहीं होता? जब मैं Q बढ़ा रहा हूं, जब Q का मान बढ़ा रहा हूं तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और B समानुपाती क्या होता है? I होता है। जब I बढ़ रहा है तो B भी बढ़ेगा। सब संबंध एक ही तार में बंधे हुए हैं।
बस क्या करना है, हम लोगों को उनको आपस में लिंक करना है, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। आवेश बढ़ाया तो धारा बढ़ गई, और धारा बढ़ गई तो विभव भी बढ़ गया। किसका नियम है ये? ओम का नियम होता है ना, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है 10th में। तो लाइन का मतलब समझ में आ गया इसका, याद रहेगी लाइन। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के या परिवर्तन के समानुपाती होता है। इसको मैं वृद्धि भी बोल सकता हूं और इसको मैं परिवर्तन भी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि आवेश का मान यदि बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश यदि कम होगा तो विभव भी कम होगा। यानी रिलेशन क्या आया यहां पे कि Q समानुपाती होता है B के। यदि Q बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, और यदि Q घटेगा तो B भी घटेगा। और हम लोग जानते हैं जहां हमको समानुपाती दिख जाए तो उस समानुपाती के चिन्ह को हटा दो और हटा के कोई कांस्टेंट ले आओ। बहुत पुराना नियम है। तो मैंने इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया और कांस्टेंट ले आया मैं क्या? C। क्या ले आया मैं? कांस्टेंट C। और C क्या होता है? C होता है क्या? समानुपाती स्थिरांक। क्या होता है C? समानुपाती स्थिरांक। मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाने पर, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर जो स्थिरांक काम में लिया जाता है उस स्थिरांक को हम लोग क्या कहते हैं? समानुपाती स्थिरांक। तो C क्या है यहाँ पे मेरा? समानुपाती स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसको नाम देते हैं क्या? चालक की धारिता। क्या नाम देते हैं? चालक की धारिता। मतलब चालक की धारिता को व्यक्त करते हैं किससे? C से। और C बराबर क्या हो गया मेरा? Q/B। ये क्या होता है? ये किसी चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये? C बराबर Q/B। C बराबर Q/B होता है मेरा किसी चालक की धारिता का सूत्र। हो गया बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई? तो आप मुझे इसकी परिभाषा बोलो। इसकी परिभाषा क्या होगी? चालक की धारिता की परिभाषा बोलो। अब ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। और डेफिनेशन नंबर सेकंड क्या होगी? क्या होगी? किसी चालक को दिए गए आवेश व उसमें विभव में परिवर्तन के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। क्या हो जाएगी परिभाषा? किसी चालक को दिया गया आवेश व उसके विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। हो जाएगी बेटा परिभाषा? और एक परिभाषा और निकालूं मैं इसकी। ये तो दो परिभाषाएं हो गई। परिभाषा नंबर थर्ड, यदि मैं ये बोल दूं कि B बराबर मेरा 1 वोल्ट है, B बराबर यानी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितनी है? 1 वोल्ट। तो C बराबर क्या हो गया? Q। C बराबर क्या हो गया? Q। अब परिभाषा क्या हो जाएगी चालक की धारिता की? दो परिभाषाएं बोल चुका हूं।
पहली तो किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता होती है। दूसरी परिभाषा बोली है मैंने, किसी चालक को दिया गया आवेश व उसके विभव में परिवर्तन के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। हो गई दो परिभाषाएं। तीसरी परिभाषा निकालता हूं, यदि B बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर क्या हो गया, Q हो गया ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बताओ आप लोग मुझे, क्या परिभाषा बोलोगे? यदि किसी चालक की, या इस परिभाषा को मैं ऐसे बोल दूं, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश के बराबर होती है यदि उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो। यदि उसके विभव में परिवर्तन क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश के बराबर होती है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये और परेशान करती है, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में, जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। दो तरीके से परिभाषा बोल दी मैंने इस आपको। तीसरी परिभाषा क्या बोली? एक परिभाषा तो मैंने बोली है किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे, या किसी चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे या 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। तो चालक की धारिता समझ में आई हमारे कि नहीं आई? हमारे चालक की जो धारिता है वो चालक की धारिता हमारे समझ में बैठी ना। 3 परिभाषाएं हैं, तीनों में से कोई सी भी परिभाषा लिख दो और 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अब देखते हैं हम लोग कि भाई चालक की जो धारिता होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन कारकों पर निर्भर या कारकों पर निर्भरता। किसी चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो मैं देखूं तो चालक की जो धारिता होती है वो बढ़ती है जब Q बढ़ाऊं। यदि Q बढ़ाऊंगा तो C बढ़ेगा। हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। यदि मैं क्या कर दूं, Q को बढ़ा दूं तो C ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, और यदि मैं Q घटा दूं तो C घट जाएगा। अंश बढ़ाऊं तो C बढ़ेगा, अंश को घटाऊं तो C भी घटेगा। यदि मैं विभव का मान बढ़ा दूं तो धारिता का मान कम हो जाएगा, हर में है। और यदि मैं विभव के मान में कमी करूं तो धारिता का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। तो आप लोग तो ये देखो, सबसे पहले Q यानी आवेश, और मैंने एक लाइन बोली है कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। याद है कि नहीं आप लोगों को?
किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है ना। मैं कह रहा हूं कि Q का मान बढ़ाऊं, तो Q का मान बढ़ाने का मतलब किसी चालक का आकार जितना बड़ा होगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा आवेश आ सकता है। एक तो मैं इतना सा गोला लूं और एक में इतना बड़ा गोला लूं, तो आवेश कौन ज्यादा ग्रहण करेगा, गोला ए या गोला बी? गोला बी ग्रहण करेगा ना। तो सबसे पहले तो जितना बड़ा आकार होगा किसी चालक का आकार जितना बड़ा होगा उस पर आवेश की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी, और किसी चालक का आकार जितना कम होगा उस पर आवेश की मात्रा उतनी ही कम होगी। मतलब समझ में आ गया ना। तो सबसे पहला जो कारक है वो कारक क्या है, चालक के आकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? चालक के आकार पर। आकार बढ़ाऊंगा तो बढ़े हुए आकार पर आवेश ज्यादा जाएगा, और आवेश ज्यादा जाएगा तो धारिता का मान ज्यादा हो जाएगा ना। सेकंड देखूं, उसकी आकृति पर आकार के साथ तो आकृति भी आती है। एक तो मैं आकृति ऐसी लूं और एक मैं आकृति लूं इस तरीके से, तो इस सिरे पर आवेश कितना सा रहेगा, मामूली मात्र, जरा मात्र। और इन सिरों पर जब आवेश का मान बढ़ जाता है, यानी कि जब मैं इसको यहां से आवेश दूं प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इसके बाह्य सतह पर आएगा कि नहीं आएगा, और बाह्य सतह पर आएगा तो इसके कोनों पर भी आएगा। कोने कैसे हैं, नुकीले हैं, तो नुकीले कोनों से क्या हो जाएगा, आवेश बाहर फैलेगा। काफी बार हम लोगों ने देखे हों वायर बीच में से टूट जाते हैं खंभों पे से, और उनमें जब करंट आती हुई रहती है तो उनमें से चिंगारी सी बाहर निकलती है, बिना तारों के भी चिंगारी बाहर निकलती है, तारों से बाहर निकलती है ना चिंगारी बाहर। और जो चिंगारी वो बाहर निकलती है वो क्या है तो विद्युत धारा ही। चिंगारी जो बाहर निकली वो बाहर निकली क्या, एक तरीके से तो विद्युत धारा ही तो बाहर निकली, यानी आवेश ही तो बाहर निकले हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है क्या, नुकीले सिरों से आवेशों के बाहर निकलने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रीट विसर्जन। एक नंबर की परिभाषा है ये, नोट्स वगैरह में मिलेगी नहीं, इसलिए इसको नोट कर लो आप लोग। ये परिभाषा नोट्स में नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे नोट कर लो, लिख लो इस परिभाषा को, मैं लिखा देता हूं, कॉपी पेन उठाओ, नोट करो। किसी चालक के नुकीले सिरों पर या नुकीले सिरों से, किसी चालक के नुकीले सिरों से आवेशों के बाहर निकलने की प्रक्रिया, आवेशों के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्रीट विसर्जन कहलाती है। क्रीट विसर्जन कहलाती है। लिख दिया। इस परिभाषा को क्या करेंगे, चैप्टर हम लोग जो रजिस्टर यूज लेते हैं, रजिस्टर में ऊपर ही ऊपर की खाली जगह रहती है ना, वहां पे नोट करना ताकि ये हाईलाइट रहे हमारे माइंड में। ठीक है बच्चों। हाँ, तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, दो कारक समझ में आ गए। आकार जैसे जैसे बढ़ेगा उस पर आवेश की जो मात्रा है वो मात्रा बढ़ेगी, जिससे धारिता भी बढ़ेगी। आकृति जैसी, जितना बड़ा आकार होगा, आकृति जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा उसके ऊपर आवेश होगा, और यदि आकृति नुकीली होगी तो वो आवेशों को ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है।
नंबर थर्ड, माध्यम की उपस्थिति। माध्यम अलग अलग माध्यमों में, ये आगे के वीडियो में समझ में आएगा जब मैं धारिताएं निकलवाऊंगा चालकों की, गोलीय की, समांतर प्लेट संधारित्र की, तब समझ में आएगा माध्यम की उपस्थिति। माध्यम से हम लोग अभी सिर्फ मतलब ये समझें कि जैसे निर्वात, वायु, जल, कांच, तेल, मोम, अभ्रक, इन सब माध्यमों में इसकी धारिता के मान अलग अलग होते हैं। ठीक है। और नंबर 4, चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति का प्रभाव। जो चालक है जिसके पास हम लोग धारिता निकाल रहे हैं, उसके पास जो अन्य चालक हैं उनकी उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी इस धारिता को अफेक्ट करता है। मतलब समझ में आ गया आपको कि कारक, किन किन कारकों के ऊपर चालक की धारिता निर्भर करती है। तो वो कारक कौन कौन से हैं? किसी चालक की आकार, उसकी आकृति, उसके पास माध्यम की उपस्थिति, चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति का प्रभाव। ये सारे कारक किसी चालक की धारिता को अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। चालक का आकार बढ़ाया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक के आकार को घटाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर दे सकते हैं हम लोग। और जो ये कॉन्सेप्ट है, क्या विभव के मान में कमी करके धारिता का मान बढ़ाना। मान लो मुझे धारिता बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे धारिता चाहिए किसी चालक की, तो मैं क्या करूंगा? उस पर आवेश का मान बढ़ाऊंगा। लेकिन आवेश का मान कब बढ़ेगा? जब उसका आकार बढ़ेगा। और आकार बहुत ज्यादा बढ़ाना संभव थोड़ी ना होता है। किसी चालक का आकार बहुत ज्यादा बढ़ाना संभव होता है क्या? नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसके विभव के मान में कमी करते हैं, और विभव के मान में कमी करके उसकी धारिता का मान बढ़ाते हैं। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत होता है संधारित्र का। ये सिद्धांत किसका है? संधारित्र का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? किसी चालक के विभव में कमी कर उसकी धारिता का मान बढ़ा देना। किसी चालक के विभव में कमी करके उसकी धारिता का मान बढ़ा देना क्या है? संधारित्र का सिद्धांत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखना। बस मैंने बता दिया क्योंकि यहां पे इसको हम लोगों ने यूज किया है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे चलता हूं, तो आगे देखते हैं हम लोगों ने देखा कि चालक की धारिता क्या होती है, वो समझ में आ गया। चालक की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, वो चीज भी हमारे पूरी समझ में आ गई। अब देखता हूं मैं कि इस धारिता का ये मात्रक क्या होता है। जो चालक की धारिता है उस धारिता का मात्रक क्या होता है? तो जो चालक की धारिता होती है उस चालक की धारिता का एसआई मात्रक होता है क्या? फैराड, जिसको व्यक्त करते हैं एफ से। किससे व्यक्त करते हैं?
F से SI मात्रक क्या हो गया इसका, फेरड, या फिर फेरड को मैं ये भी बोल सकता हूं C बराबर है मेरा क्या, Q अपॉन बी। C मात्रक है किसका, फेरड का, आवेश का मात्रक है कूलाम, और इस वोल्ट का मतलब है वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। तो फेरड बराबर क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट। या तो फेरड बोल दो या इसको बोल दो क्या, कूलाम पर वोल्ट। और यदि मुझसे कोई ये पूछे कि एक फेरड क्या होता है भाई, एक फेरड क्या होता है, तो एक फेरड बराबर हो जाएगा एक कूलाम बटे एक वोल्ट। एक फेरड बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलाम बटे एक वोल्ट। यानी कि यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता 1 फेरड होगी। क्या बोली मैंने परिभाषा, कि यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव के मान में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता 1 फेरड होगी। नॉर्मल परिभाषा है कि नहीं है, बना सकते हैं, बहुत परिभाषाएं बनाई हैं हम लोगों ने पहले। और जो फेरड है, ये फेरड इसका बड़ा मात्रक होता है। फेरड कैसा मात्रक होता है इसका, बड़ा मात्रक। तो इसके अन्य छोटे मात्रक क्या होते हैं, इसके अन्य छोटे मात्रक क्या होते हैं, 1 मिली फेरड, यानी 1 स्मॉल m फेरड बराबर क्या होता है, 10 की घात -3 फेरड। 1 माइक्रो फेरड, 1 माइक्रो फेरड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6 फेरड, 10 की घात -6 फेरड। 1 नैनो फेरड, 1 नैनो फेरड बराबर 10 की घात -9 फेरड। 1 पिको फेरड बराबर 10 की घात -12 फेरड। ये क्या है, इसके छोटे मात्रक हैं। 11th में पढ़ रखे हैं। मिली का मतलब 10 की घात -3, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात -9 और पिको का मतलब 10 की घात -12। ठीक है, आगे चले। मैं ये कहूं कि भाई Q और B की परस्पर निर्भरता का वक्र खींचो। Q और B की परस्पर निर्भरता का वक्र, तो हम लोग जानते हैं कि Q समानुपाती होता है V के। ग्राफ खींचो। ग्राफ के लिए क्या किया मैंने, 2 एक्सिस बना दिए x और y। ये ओरिजिन O, एक एक्सिस को Q नाम दे दिया, एक को दे दिया V नाम। तो जैसे जैसे Q बढ़ रहा है वैसे वैसे B बढ़ रहा है, समानुपाती के लिए वक्र ये खिंच गया, खिंच गया ना। तो ये किस किस के मध्य आ गया वक्र, Q और B के बीच में। कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि आवेश और विभव दोनों के मध्य क्या संबंध होता है,
तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये संबंध होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको मैंने क्यू लिया है, इसको मैंने बी लिया है। मैं चाहूं ना तो इसको क्यू ले लूं और इसको बी ले लूं, दैट्स डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, Q समानुपाती V के है, B समानुपाती Q नहीं है। इन दोनों में बहुत अंतर है। सोच के देखना बैठ के, क्या Q समानुपाती V है तो B समानुपाती Q होगा? नहीं होगा, दोनों ही उल्टे हैं, दोनों ही उल्टे हैं। ओम के नियम में B समानुपाती I होता है, ना कि I समानुपाती V। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई हमारे माइंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर स्टडी चालू करेंगे और इन चैप्टर्स को ध्यान से करेंगे। और मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि मेरे पर्सनल नंबर पे फालतू के मैसेज ना करें, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ही पूछें। जो न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, मेरे मना कर रहा हूं, जितने क्वेश्चन आप लोगों पे हो रहे हैं उनको सॉल्व करो, जो नहीं हो रहे हैं उनको मैं ऑफलाइन क्लासेज में ही सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग यदि प्रयास कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहे हैं तो उनके ऊपर टिक मार्क्स कर लो, ताकि ऑफलाइन क्लास में आप लोग मुझसे उनको पूछ सको। ठीक है ना? और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे ग्रुप में ही पूछें, पर्सनल ना पूछें। ठीक है? ओके, टेक केयर, गुड बाय।